आज का समय ऐसा है कि किसानों को केवल खबरों से काम उसका नहीं चल रहा है, उसको जागरूकता और तकनीकी की जो जानकारी है वो त्वरित चाहिए। बिल्कुल, जब हम विदेश के किसानों की और भारत के किसानों की तुलना करते हैं तो लोग कहते हैं कि भारत के किसान वही परंपरागत खेती करते हैं, हल से जोतते रहते हैं, तमाम चीज़ें करते रहते हैं, उनकी एक सोच है। कहाँ वो गैप देखते हैं आप, जिस गैप के ज़रिए आपको लगता है कि अभी भी किसान जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ सा है और यहाँ बदलने की ज़रूरत है? बाहरी देशों में जिस तरह से खेती हो रही है, जिस तरह से उत्पादन ज़्यादा ले पा रहे हैं, हुँ। हमारा किसान क्यों नहीं ले पा रहा है? तो अगर रासायनिक खेती भी की जाए, तो कौन-कौन सी सावधानियाँ ध्यान रखनी चाहिए? कौन-कौन से प्रोटोकॉल ऐसे हैं, जिनका अगर पालन किसान करता है, तो निश्चित रूप से उत्पादन भी बढ़ेगा, लाभ भी होगा और कहीं न कहीं जनमानस को जो है नुकसान की संभावनाएँ भी कम होंगी। बेहतर क्वालिटी का उत्पाद अच्छे उत्पादन किस तरीके से दे सकता है, वो कम कीमत में उचित मूल्य पर मिलता रहे, ये हम कंपनियों के अंदर भी प्रयास करते हैं। गाँव का हर किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा सब करे पर खेती ना करे। तो क्यों किसानों की ऐसी मनस्थिति बनी है? मैं समझ रहा हूँ कि इतना परिवर्तन आने वाला है खेती के अंदर कि यदि भारत का किसान नहीं बदलेगा तो बाजार उसे पीछे छोड़ेगा। कैसे किसान को अपनी जो मेहनत है, उसका सर्वश्रेष्ठ मूल्य प्राप्त हो सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाज लाइव के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज हम एक ऐसे उद्देश्य को लेकर, एक ऐसी बात को लेकर आपके बीच पहुंच रहे हैं, जो उद्देश्य कहीं ना कहीं किसान समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, खेती के भविष्य को देखते हुए बेहद ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। किसानों की क्या परेशानियां हो सकती है, खेती को किस तरह से हम और उन्नतिशील बना सकते हैं और कैसे नई तकनीक को अपनाकर, कैसे नवाचारों को अपनाकर हम भारतीय खेती का परिदृश्य बदल सकते हैं, इस सोच को लेकर शुरुआत की गई है किसान समाज लाइव की। और इसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे नवाचार, बहुत सारी ऐसी तकनीकी जानकारियां और कृषि की बारीकियों को हम आप तक लेकर आएंगे, जिसके ज़रिए आप अपनी खेती को बदलकर, अपनी खेती के तरीकों को बदलकर उन्नति को हासिल कर सकते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं श्री हरीश राजपूत जी, प्रधान संपादक हैं किसान समाज समाचार के। और आइए सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से खेती को लेकर उनकी अपनी यात्रा रही है, किस तरह से किसान परिवार से आते हुए खेती की उन चुनौतियों को, उन कमियों को उन्होंने समझा है और अब किसान समाज लाइव के ज़रिए हम तमाम सारे किसान भाइयों के साथ जुड़कर किस तरह से इन सभी चीज़ों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले सर यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि किसान समाज समाचार एक बहुत ही अच्छी पहल और एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि के साथ शुरू किया गया आपका जो है समाचार पत्र है। और मुझे लगता है लगभग 2012 से किसानों के बीच ये पहुंच रहा है और अलग अलग जानकारियां, विविधताओं से भरी हुई चीज़ें किसानों तक पहुंच रही है। तो ये विचार कैसे आया था मन में, और जब इसकी शुरुआत हुई तब किस तरह का रुझान जो है लोगों के बीच आपको देखने को मिला? राहुल जी, सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और मैं सबसे पहले अपने परिचय के रूप में बताता हूँ। मेरा नाम हरीश सिंह राजपूत है और मैं किसान समाज परिवार से आता हूँ और लगभग 20 वर्षों से मैं इस किसान और खेती से जुड़ी हुई गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदार रहा हूँ। मैंने खेत में जाकर खेती भी देखी है, किसानों को मंडियों में फसलों को बेचते हुए भी देखा है, किसानों की फसलों को खरीद कर भी देखा है और कृषि व्यापार में व्यापारियों के साथ आ रहे चैलेंजेस को भी मैं अपनी दृष्टि से उनके साथ रहते हुए सक्रिय रूप से देख रहा हूँ कि किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस किसानों को, कृषि व्यापारियों को और इस पूरे कृषक जगत को महसूस करने पड़ रहे हैं। मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तभी से मुझे किसानों से जुड़ने का, किसानों को जागरूक करने का एक अपने अंदर में एक जुनून रहा है। उसके साथ ही मैंने 2008 से जब इस कृषि व्यवसाय की शुरुआत की, उसी समय से मेरे मन में सोच था कि मैं किसानों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं कि जिससे सभी लोगों को एक साझा मंच मिल जाए। इसी दिशा में मैंने 2012 में एक आरएनआई से रजिस्ट्रेशन लिया और एक हिंदी समाचार पत्र किसान समाज के नाम से पाक्षिक समाचार पत्र को शुरू किया, जिसमें हमने पूरे देश भर से किसानों की खबरों को, उनकी समस्याओं को जागरूकता के लिए और समाधान देने के लिए खबरें उसमें प्रकाशित करते थे। कई सारे कृषि मेलों में,
कृषि के जो आयोजन होते हैं, जितनी भी कृषि संगोष्ठियाँ होती है, जी। किसान मेले कह सकते हैं, उन कई सारे मेलों में हमने भागीदारी करी। और 2012 से किसान समाज नाम से ये न्यूज़पेपर हमने शुरू किया। ये सब गतिविधियाँ करते हुए भी हमने 2023 में इंदौर महानगर में मई महीने में भरचक गर्मी में एक मालवा किसान मेले का आयोजन किया, बिल्कुल, जो सफलतापूर्वक हजारों किसानों को संगम के रूप में करीबन 200 से ऊपर कृषि कंपनियों को, 25 से 40 करीब उसमें कृषि विशेषज्ञों को, राजनेताओं को, सबको एक मंच पे लाने का सफल प्रयास 2023 में हमने किया। उस समय से मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से किसानों को इस तरह के मंच पे एक साथ, कृषि अधिकारियों को, कृषि व्यापारियों को, कृषि नेताओं को, किसानों से जुड़े हुए नेताओं को और उन्नतिशील किसानों को किस प्रकार से एक साझा मंच मिल जाए। इसी के लिए हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं और किसान समाज लाइव इसी का एक जीता जागता उदाहरण हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, नई तकनीकी का मार्गदर्शन के लिए सभी समाधान एक ही मंच पे मिलते रहें। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी शुरुआत भी है सर कि एक ज़माना था जब लोग अखबार के ज़रिए समाचार हासिल करते थे, लेकिन चूंकि युग अब बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसान समाज समाचार का ना, मुझे लगता है और लाखों के बजाय करोड़ों किसानों तक हमारी पहुंच को जो है बढ़ा सकता है और बहुत अच्छा नवाचार जो है साबित होगा। इसी 2012 में भी हमने सोचा था, लेकिन उस समय डिजिटल मीडिया की जो पहुंच थी वो बहुत सीमित थी। जी। तभी से हम सोच रहे थे किस तरीके से एक यूट्यूब चैनल बनाकर या फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से प्रयास करते रहे हैं। जी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि किसानों को केवल खबरों से काम उसका नहीं चल रहा है, बराबर। उसको जागरूकता और तकनीकी की जो जानकारी है वो त्वरित चाहिए, बिल्कुल। त्वरित समाधान चाहिए। जो बाहर कोई किसान जैसे बाहरी देशों में जिस तरह से खेती हो रही है, जिस तरह से उत्पादन की मात्रा वो लोग ज़्यादा ले पा रहे हैं, हमारा किसान क्यों नहीं ले पा रहा है? उसके पीछे एक ही जो कमी है वो मुझे समझ में आती है कि किसान को बदलना पड़ेगा, तकनीकी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज का समय केवल पीछे खबरों को पढ़ने का नहीं है, बिल्कुल। आने वाले समय के बदलाव को महसूस करने का है। और खेती बदल रही है, पूरे विश्व में कृषि बदल रही है, बराबर। तो भारत के किसान को भी बदलना होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब किसान पढ़ते हैं चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि उनके लिए आसान है, मोबाइल पर देख लिया, लैपटॉप कंप्यूटर पर देख लिया, टैबलेट पर देख लिया। तो अब जो है कहीं ना कहीं लगता है कि जो जागरूकता फैलाने का आपका लक्ष्य था, उसकी गति भी जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आज मैं समझता हूँ कि जितने प्लेटफार्म या जितनी तकनीक डिजिटल मीडिया में विकसित हुई है, इसके माध्यम से किसानों को त्वरित रूप से ये सब चीज़ें मिलने लगेगी। साथ ही जैसे आप देखेंगे, जैसे 5 साल के अंदर में मोबाइल ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसी प्रकार खेती में आने वाले 5 सालों में मैं समझ रहा हूँ कि इतना परिवर्तन आने वाला है खेती के अंदर कि यदि भारत का किसान नहीं बदलेगा तो बाजार उसे पीछे छोड़ देगा। बराबर। और यही मेरा एक उद्देश्य है। हमारी किसान समाज के रूप में, पूरे ग्रुप के रूप में हमारी एक ही सोच है कि किसानों को किस प्रकार से इस बदलाव के साथ में समायोजित किया जाए। बिल्कुल। इस दिशा में हमारे ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। सर, एक बात ये आती है निकल कर कि भारत का जब भी कृषि के क्षेत्र में नाम आता है तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है कि बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास है, उन्नतिशील देश की गिनती में हम आते हैं। मगर भारत के किसानों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। जब हम विदेश के किसानों की और भारत के किसानों की तुलना करते हैं तो लोग कहते हैं कि भारत के किसान वही परंपरागत खेती करते हैं, हल से जोतते रहते हैं, तमाम चीज़ें करते रहते हैं, उनकी एक सोच है। कहाँ वो गैप देखते हैं आप, जिस गैप के ज़रिए आपको लगता है कि अभी भी किसान जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ सा है और यहाँ बदलने की ज़रूरत है? राहुल जी, किसान पिछड़ा नहीं है। किसान को माध्यम, नवाचार के जो माध्यम हैं वो उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं हम या हमारी सरकार या हमारे तंत्र किसी न किसी तरीके से उस गैप को फिल नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के कारण आज विदेशों के जो किसान हैं, जो भारत के किसान हैं, इनके बीच में जो तुलनात्मक अंतर हम देख रहे हैं जी। वो नवाचार की कमी के कारण आ रहा है। मैं पहले भी दोहराया है कि बदलाव की दुनिया है। इस बदलाव की दुनिया में हमें किसान को भी बराबरी से बदलाव के लिए तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज AI का प्रयोग, ड्रोन से स्प्रे, आज खेती का मिट्टी के परीक्षण को लेकर के किसानों की जागरूकता, इन सब छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं, इनसे जब हम किसानों को जोड़ेंगे और मास लेवल पे जब उनको जोड़ पाएंगे, तभी ये परिवर्तन संभव है कि हम आज यहाँ का किसान और इजराइल का किसान या इंडिया का किसान
और ब्राज़ील का किसान बराबर उत्पादन की दिशा में खड़े होंगे। बराबर। आप चूँकि हज़ारों किसानों के बीच में गए हैं और आपने अलग-अलग तरह से लोगों को खेती करते हुए भी देखा है। क्या लग रहा है आपको अभी वर्तमान में जो किसान हैं, जो ख़ासकर उन्नतिशील की कृषि की तरफ अग्रसर हैं, किस-किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में और क्या-क्या नया देखने को मिला है बीते दिनों आपको? राहुल जी, मैं लगातार किसानों से मिलता हूँ। मेरी जब भी मार्केट की विज़िट होती है, कहीं न कहीं मैं किसानों से मिलने का बिल्कुल। एक माध्यम ढूँढ लेता हूँ। तो बहुत जगह पे मैं नवाचारी किसानों से मिलता हूँ। अभी किसान संतुलित रूप से जैविक कृषि की ओर तो अपना कदम बढ़ा ही रहे हैं, बिल्कुल। अपने प्रयोग कर रहे हैं। अलग-अलग तरीके से उत्पादन को कैसे वो केमिकल फर्टिलाइज़र के कंपैरिज़न में बराबर उत्पादन ले सकें। साथ ही कुछ नई तकनीक, मैं भी एक महाराष्ट्र में किसी किसान से मिला था। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने अनार की खेती और गन्ने की खेती और साथ में कुछ बीच में मिर्च मिर्च की खेती भी वो लोग कर रहे हैं। और उसमें जो उन्होंने मुझे बताया तो बड़ा शॉकिंग था कि उन्होंने एक सिंगल पेस्टिसाइड या सिंगल केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया अच्छा। और उसकी खेती का जो उत्पादन है उसको दूर दराज के किसान देखने के लिए आ रहे हैं, फ़ोटो खींच के ले जा रहे हैं। अभी होगा, मैं कभी आपको विज़िट का अगर ऐसा संयोग लगेगा तो मैं बिल्कुल। आपको उस किसान से मिलवाऊँगा। इतना अच्छा उनके फार्म पे जाकर के लगता है, उस खेती को देख कर के जो नेचुरल फ़ील आती है। तो वो चंद्र और सूर्य का जो अमावस्या पूर्णिमा का जो ग्रहों की चाल है, उसके अनुसार उस पद्धति से उन्होंने खेती को मतलब पूरी फसल को उन्होंने उपयोग करके लिया है और उसका परिणाम उनको बहुत सकारात्मक रूप से मिला है। मैं समझता हूँ किसानों को संतुलित रूप से किसी भी पद्धति को अपनाने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे कृषि में आज एक बयार से आ चुकी है कि ऑर्गेनिक करेंगे, बिल्कुल, जैविक को बिल्कुल। हम बढ़ावा देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक किसान संतुलित रूप से इन चीज़ों को उपयोग करने की दृष्टि में आगे नहीं आएगा, तब तक उसका या तो उत्पादन की कमी से सामना करना पड़ेगा उसे, या फिर वो अपनी मिट्टी को अगर ज़्यादा केमिकल के पीछे अगर मान लीजिए उपयोगिता में लगेगा, हुँ, हुँ। तो हो सकता है कि उसकी मिट्टी की में बंजरता जल्दी से आ जाए। बराबर। तो इसका बैलेंस बनाना मतलब मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। अभी हम ये भी देख रहे हैं सर कि अलग-अलग क्षेत्र वाइज़ खेती कुछ जगह पर फ़ेमस है। जैसे छत्तीसगढ़ में धान है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, गेहूँ, चना ये जी। खेतियाँ हैं। और अलग-अलग जगह कोई फल की ले रहा है तो फलों की ही ले रहा है, कोई सब्ज़ी की ले रहा है तो सब्ज़ी की ही ले रहा है। कितना ज़रूरी हो गया आज के दौर में विविधताओं को अपनाना, क्योंकि होता ये है कि अब रकबा भी कम हो रहा है। दूसरा, ज़मीन की भी अपनी एक मर्यादा है, पोषक तत्वों की भी एक सीमा ही होगी उसके अंदर। तो कब किसान जो है वो इस बात को समझें कि सोयाबीन की अपेक्षा वो इस तरह के विकल्पों पे भी विचार कर सकते हैं कि बारिश में कोई और नया ट्राई कर लें। औषधि खेती एक नया विकल्प उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत ऐसी-ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें छोटी सी जगह में बहुत अधिक उत्पादन लेके मुनाफा बड़ा प्राप्त कर रहे हैं। उसमें मसालों की खेती हो जाती है, उसमें दूसरी तरह की फार्मिंग को भी साथ-साथ सहायक फार्मिंग के रूप में ले लेते हैं लोग। इस तरह की चीज़ें कब अपने किसानों को और अपनाने की आवश्यकता है? देखिए, किसान क्या होता है कि अगर उसको जानकारी तकनीकी रूप से और बाज़ार की समझ अगर उतनी जल्दी अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता हुँ, है, हुँ। तो किसान परंपरागत रूप से एक ही खेती को बार-बार रिपीट करने की दिशा में हुँ, चलता है। लेकिन मेरा मानना है कि किसान को जब ये बाज़ार की समझ किसी भी माध्यम से उसको समय पर पहुँचेगी कि हुँ, भैया, हुँ। जैसे हम देखा जाए कि अगर मान लिया जाए कि 2 महीने के बाद विश्व परिदृश्य में किसी उदाहरण के लिए किसी फसल की कमी का डाटा एक सामने आता है, सरकारों के पास, मीडिया तंत्रों के पास या रिसर्चर्स के पास ये डाटा रहते हैं कि आने बिल्कुल। वाले समय में 2 महीने के बाद इस जिन्स की कमी होने वाली है। हुँ, 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 हुँ। फसलों के चक्र में भी सेम गणित को किसानों की तरफ हमें संचारित करना होगा बराबर। कि हो सकता है स्ट्रॉबेरी, हो सकता है सेब फल, या हो सकता है कि वो मिर्च की खेती हो। इन खेतियों में कैसे वो परिवर्तन करके उसको एक के बाद एक या बदल-बदल करके इन खेतियों के ऊपर तुरंत उसको, जिस तरह से व्यापारी को हम दुकान में देखते हैं सजाते हुए राइट। दुकानों को, कि आज पता चलता है कि राखी का मौसम आया है तो दुकानें, आप किसी भी गली में जाएँगे तो आपको राखी से सजी हुई दुकानें दिखेंगी। बिल्कुल। दिवाली आएगी तो दुकानदार उस तरीके से पूरे साज-सज्जा के सामान को लेकर के अपनी दुकानों को सजाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। खेती भी उसी व्यवस्था के ऊपर जब तक नहीं आएगी, हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि वो हर दिन बदलाव ला सकता है, बिल्कुल। लेकिन चूँकि फसल चक्र आजकल 50 दिन 60 दिन की फसलें आने लगी हैं। हर जिन्स को वैज्ञानिकों ने इतने रिसर्च किए हैं कि कम समय में किस तरीके से किसी फसल को तैयार किया जा सकता है, वो सारे वैज्ञानिक अनुसंधान जारी हैं और हो भी चुके हैं।
तो किसानों को इन 2 महीने या 3 महीने का जो प्रेडिक्शन है वो हमें बताना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस फसल को लगाने से आपको ये लाभ मिल सकता है। साथ ही अगर किसी किसान के पास में सब उदाहरण के लिए 10 एकड़ का रकबा है तो पूरे 10 एकड़ में एक ही फसल को न बोते हुए उसमें अलग अलग पार्ट करके 2 एकड़ का कोई एक फार्मिंग करे, दूसरे 2 एकड़ में दूसरी फार्मिंग करे, ताकि उसका किसी एक फसल के ऊपर जब दबाव हो, भाव का दबाव हो सकता है निर्यात बंद हो सकता है, आयात ज़्यादा हो जाए, इन सब चीज़ों के जो प्रभाव हैं वो किसान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित ना करें। तो ये समझ जब हम किसानों को लगातार जब देते रहेंगे तो ये परिवर्तन अपने आप शुरू होगा। बिल्कुल। एक अभियान सा शुरू हुआ है इन दिनों कि साहब हम जैविक खेती करेंगे या हम प्राकृतिक खेती करेंगे जी। और मैक्सिमम हर क्षेत्र में कुछ किसान तो मिल ही जाते हैं जो इसकी तरफ अभी प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लाभ होना हो वो एक सेकेंडरी बात है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ऐसा हो सकता है कि भारत वापस से प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ ही बदल जाए और पूर्णतः हम जो है इस खेती को होते हुए देखें पूरी सभी दूर? देखिए, एक बहुत अच्छा कदम है कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाया जाए, जैविक खेती की तरफ जाया जाए, लेकिन कुछ वास्तविकताएं हैं राहुल जी जिनको हम नकार नहीं सकते। हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा समुदाय हम लोग लेकर के चलते हैं, जिसके लिए हमें उत्पादन की बहुत भारी मात्रा में पैदा करने की आवश्यकता पड़ती है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, मैं नहीं कहता कि उसमें उत्पादन कम हो जाएगा या ऐसा है, लेकिन उसके स्तर का पर्यावरण बनने में, उसके स्तर का जंगल तैयार होने में, वो कार्बनिक ऑर्गेनिक मास तैयार होने में फिर से कई सालों की समय का इंतज़ार हमें करना होगा। इसको आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है, उसमें वो पार्ट में करके अगर प्राकृतिक का प्रयोग करे, पार्ट में वो जैविक ऑर्गेनिक का प्रयोग करेगा, तो केमिकल को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से सच्चाई है। सिर्फ बैलेंस, संतुलित रूप से किसी भी उत्पाद का प्रयोग करना कहीं भी मैं नहीं समझता कि नुकसानदायक होता है। बिल्कुल। आप तो चूँकि इस इंडस्ट्री में भी हैं कई सालों से और आपकी कंपनी ने बहुत बेहतरीन उत्पाद भी तैयार किए हैं, जो खेती में उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुए हैं और निश्चित रूप से हम जब फीडबैक देखते हैं किसानों के बीच जाकर तो वो हमें लगता भी है कि हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अगर रासायनिक खेती भी की जाए तो कौन-कौन सी सावधानियाँ ध्यान रखनी चाहिए? कौन-कौन से प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिनका अगर पालन किसान करता है तो निश्चित रूप से उत्पादन भी बढ़ेगा, लाभ भी होगा और कहीं न कहीं जनमानस को जो है नुकसान की संभावनाएँ भी कम होगी? इसके लिए सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है, एक ही इसमें जानकारी का जो प्रवाह है वो किसान तक पहुंचना चाहिए कि किस समय में, जैसे एक अभी जो मानसून आने वाला है, राइट। तो जिस समय में जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खेती एकदम से पानी गिरेगा, जैसे अभी प्री मानसून की बारिश होगी। अगर मैं एक नया किसान हूँ, नया खेती करने के लिए अगर मैं आगे आता हूँ, तो मुझे ये बारिश जैसे ही 3-4 इंच बारिश होगी, मैं समझूंगा कि हाँ, अब बोने के लिए पर्याप्त पानी गिर चुका है और मैं बराबर। इसमें बोनी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे से अगर कोई बड़े बुजुर्ग जो खेती के गाँव में जैसे जिस तरह से चौपाल पर बैठते हैं, तो वो कहते हैं भैया धीमे, अभी खड़ी गलने दो, अभी ज़मीन के अंदर पानी का उतना लेवल आने दो, उसके बाद फिर बोनी करें। कई बार तक मैंने देखा है कि 10 दिन की भी बारिश होने के बाद भी किसान बोनी के लिए हाँ नहीं करता। राइट। बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, वो पूरी समझ उनके अंदर डेवलप की जाती है। वो समझ जो है वो जिस तरीके से समझते हैं कि भाई इतना बारिश होने के बाद, ज़मीन ठंडी होने के बाद या ज़मीन की गर्मी न निकलने के पहले, इस तरीके की वो जो परिकल्पना उन्होंने बनाई है जी। वो वैज्ञानिक रूप से उन्होंने उसको अनुसंधान करके और उसके बाद उस व्यवस्था को समझा है। सही है। ऐसा ही अगर खेती में, अगर मान लो मैं खेती कर रहा हूँ और रासायनिक कीटनाशक का या रासायनिक खाद का कोई बोरी मेरे पास में है, तो वो पूरी तरह से उस बोरी को 1 एकड़ के अंदर उड़ेलने के लिए मैं खरीद के नहीं ला सकता। सही बात। मैं उसका संतुलित प्रयोग करने की जानकारी मुझ में होना चाहिए कि यदि मैं एक 50 किलो की बोरी अगर DAP की खरीद कर लाया हूँ, 1 लीटर की दवा अगर मैं खरीद के लाया हूँ, तो किस समय में मुझे उसका प्रयोग करना है, क्या कीट की मात्रा रहेगी उस समय में मुझे वो कीटनाशक का प्रयोग करना है, बिल्कुल। क्या घास की अवस्था रहेगी जिस समय में मुझे उसको प्रयोग करना है, 2 पत्ती का घास होगा, 4 पत्ती का घास होगा, उस पीरियड में कितना डोज डालना है। ये सूचनाओं का प्रचार किसान को समझना पड़ेगा ताकि वो असंतुलित रूप से प्रयोग ना करें। ये मेरा एक इसमें पॉइंट है कि संतुलित रूप से अगर उपयोग किया जाएगा, सही समय पर प्रयोग किया जाएगा, अंधाधुंध उपयोग हर चीज़ का नुकसानदायक है। सही बात है। अंधाधुंध उपयोग ना तो किसान को जैविक मतलब कीटनाशक का करना चाहिए, ना ही उसको केमिकल फर्टिलाइजर का करना चाहिए। संतुलित मात्रा में और अगर किसान को जैसे कोई उत्पाद खरीदना भी होता है, चूँकि अब होता क्या है ना, मार्केट में बहुत कंपनियां हैं, दुकानदार भी क्या बेचने की कोशिश करता है जिस पर मार्जिन ज़्यादा हो, बनिस्पत इसके कि किसके अंदर अच्छे तत्व हैं, किसके अंदर कम हानिकारक चीज़ें हैं या डोज
प्रॉपर सही कहाँ मिल रहा है। तो कोई किसान अगर सामान्य रूप से भी जानकारी रखता हो चीज़ों की, तो वो किन-किन सावधानियों को देखकर ही किसी भी प्रकार के रासायनिक जो है खाद का या रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करे, ताकि पौधे को, फसल को, ज़मीन को कम से कम नुकसान हो? एक तो नकली दवाओं का प्रयोग, इनको हमें मतलब जो है उपयोग से रोकने के लिए किसान को एजुकेट करना है। राइट। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से लगातार इसके बारे में जानकारियाँ पहुँचाई जा रही है किसानों तक। बिल्कुल। और नकली दवाओं का अगर प्रयोग बंद होगा, नकली खाद का अगर प्रयोग बंद होगा, बिल्कुल। तो किसान को संतुलित रूप से अगर वो अच्छे उर्वरक का प्रयोग करेगा, अच्छे कीटनाशकों का उपयोग करेगा, तो कम मात्रा में भी वो कीट नियंत्रण कर सकता है। फसलों के बदलाव से वो कीटों की संख्या में, कीटों के अटैक को कम कर सकता है। राइट। साथ ही सही समय पर उनका उपयोग करें। जैसे कई बार क्या होता है, किसान को अनुशंसा की जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कीटनाशकों का प्रयोग सुबह के समय में या शाम को सूरज ढलने के लगभग में करना चाहिए, लेकिन चूंकि मजदूरी की समस्या है, किसान की एक अपनी समय की सारणी है, हो सकता है वो दोपहर में उसका उपयोग करेगा तो राइट। सोचता है कि कितना उड़ेगा, सही बात है। वाष्पीकृत कितना हो जाएगा, तो वो उसका डोज ओवर करके जाता है और उसका जो नुकसान है वो हमारे पर्यावरण को, हमारी धरती माँ को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये ओवरडोजिंग, गलत समय पे गलत जानकारी पे चीज़ों को उपयोग करना, ये इसने किसानों को केमिकल पेस्टिसाइड से और केमिकल फर्टिलाइज़र से जो अधिक उपयोग की तरफ जो वो करा है, वो दिनचर्या ने किया है। दिन में धूप के समय में, अधिक धूप के समय में उन चीज़ों का प्रयोग ना करे, नकली दवाओं से सावधान रहे, बिचौलियों को दूर करता रहे, अच्छे उत्पादों का प्रयोग करे। हमने हमारी कंपनी के अंदर भी इस तरह के उत्पादों तार और निर्माण जो है हम लोग कर रहे हैं कि जिसमें किसानों को बेहतर क्वालिटी का उत्पाद, अच्छे उत्पादन किस तरीके से दे सकता है, वो कम कीमत में उचित मूल्य पर मिलता रहे। ये हम कंपनियों के अंदर भी प्रयास करते हैं और किसान समाज के माध्यम से भी हमने ये बिल्कुल इसको कहना चाहिए कि बिना मुनाफे के लिए, मुनाफा समझ के हम किसान समाज लाइव को या किसान समाज समाचार को नहीं चला रहे हैं। किसानों के बीच किसान समाज की सेवा के लिए इस अखबार का और इस चैनल का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऐसा मेरा मन का विजन है। और हम लोग इसमें किसानों के बच्चों को किस प्रकार से, किस रोजगार में जाना चाहिए, क्या उनको हम लोग सलाह दे सकते हैं, उचित सलाह से उसको नया मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो किस तरीके से किस शिक्षा को हासिल करे, किस इंस्टीट्यूट में वो शिक्षा को हासिल करे, किस विभाग में उसको अगर शिक्षा लेगा तो उसको जल्दी प्लेसमेंट मिलेगा। इस तरह की जो है जानकारी हम लोग इसमें देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी यही था सर कि होता क्या है, हर क्षेत्र में आप देखिएगा, अधिकारी चाहता है कि मेरा बच्चा अधिकारी बने, न्यायाधीश चाहता है कि मेरा बच्चा न्याय से संबंधित वकालत या इस पेशे में आए, अभिनेता अभिनेत्री ये चाहते हैं, डॉक्टर्स ये चाहते हैं। पर हमारे समाज में एक क्षेत्र ऐसा है, खेती किसानी, जहाँ हमेशा ये कमी मुझे देखने को मिलती है कि गांव का हर किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा सब करे पर खेती ना करे। मजबूरी हुई तो बात अलग है, अन्यथा उसे पढ़ने बाहर भेजेगा, IIT करवाएगा, नीट की तैयारी करवाएगा, कोशिश करेगा कि अगर ये गया है तो वापस इसे लौट कर ना आना पड़े। तो क्यों किसानों की ऐसी मनस्थिति बनी है कि वो कहीं ना कहीं इस काम में अपने बच्चों को नहीं धकेलना चाहते हैं, और क्या अगर ऐसा होगा तो भारतीय कृषि का भविष्य कैसे देखते हैं आप? इसमें मेरा एक ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। किसानों को की बात सब करते हैं, बिल्कुल। आप हम हों या कई सारे चैनल्स हो गए, बहुत सारी वैसी संगोष्ठियाँ होती हैं जिनमें किसानों की बातें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन किसान को सम्मान को बढ़ाने के लिए, किसान का सम्मान कहीं भी होगा, वो उसके निर्णय जो होते हैं, जो सरकार के निर्णय होंगे, समाज के जो निर्णय होंगे, वो निर्णय हमें कुछ इस तरीके से देखने होंगे कि किसान का सामाजिक पृष्ठभूमि में भी उसका सम्मान, ये हमारे दिन जो हम व्यवहार करते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें झलकती है। सही बात कि हम उस समुदाय का कागज़ों में नाम लेंगे तो उसको अन्नदाता कहेंगे, भाषाओं में नाम लेंगे तो उसको अन्नदाता कहेंगे, किसान के बिना देश नहीं है, किसान हमारा ये करेगा। लेकिन जहाँ उसको सम्मान देने की बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सामाजिक हमारी विकृति भी हम इसको कह सकते हैं कि किसानों को हम वो सम्मान की नज़र से, उस पेशे को हम सम्मान की नज़र से नहीं देखते, जबकि वो पूरा सारे समाज का भरण पोषण करने वाला बिल्कुल एक व्यवसाय है। सिर्फ इसको, खेती को एक व्यवसाय का जो दर्जा है वो हम केवल कागज़ों में दे रहे हैं, हम केवल भाषणों में दे रहे हैं। बिल्कुल। इसको उस किसान को ये लगना चाहिए कि मैं इस खेती को कर रहा हूँ, यानी कि मेरे बच्चे को मैं एक व्यवसाय के अंदर लेकर जा रहा हूँ। ये सोच हमें मतलब जो है
वो करनी पड़ेगी, तब जा कर के उसके अंदर में अपने आत्मबोध उसको होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही बात। मैं इस जग का भरण पोषण कर रहा हूँ, उस बात का उसको गर्व महसूस होना चाहिए, वो महसूस हमें कराना होगा। बिल्कुल। और अभी अभी तो हम देख रहे हैं, मतलब बीते दिनों हमारे साथ एक बालक जो है, स्टूडेंट हैं, वो जुड़े थे। वो निमाड़ के रहने वाले हैं, धार ज़िले के पास के, जी और अभी एग्रीकल्चर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो यूरोप में कर रहे हैं। यूरोप की अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है उनको, जी और वो वहाँ पर कर रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ब्राज़ील से, पाकिस्तान से, नेपाल से, अलग अलग देशों से विद्यार्थी जो हैं आते हैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ कृषि को पढ़ने समझने के लिए। कोई सॉइल पे बात करता है, कोई जड़ों पे बात करता है, कोई केमिकल्स पे बात करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में इस तरह की अवेयरनेस भी और फैलाने की ज़रूरत है कि जो देश विदेश के बच्चे जिनके पास खेती के लिए उतनी ज़मीन भी नहीं होगी पर्याप्त, वो जब सीख सकते हैं, तो हम तो चूँकि भूमिपुत्र हैं, किसान परिवार से आए हैं, हम अगर इसमें थोड़ा सा एजुकेशन ले लें, अपना मास्टर्स कर लें, तो अपने साथ साथ देश की पूरी खेती का जो दृश्य है उसको भी बदल सकते हैं। हमारे जो खेती में जो बच्चे, जो किसानों के बच्चे अगर मान लीजिए पढ़ाई की तरफ भी रुख करते हैं, तो उनका यही होता है कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर से कर राइट। लूँगा, एमएससी एग्रीकल्चर से कर लूँगा और मेरे को किसी कंपनी में छोटी मोटी छोटी नौकरी मोटी नौकरी मिल जाएगी। जाएगी। बिल्कुल तो इस धारणा को बदलना होगा कि हम खेती को समझने के लिए पढ़ाई करें, सही बात है। ना कि इस खेती से दूर जाने के लिए पढ़ाई करें। सही आज बात। जो पढ़ाई हो रही है, जो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान जाता है, वो जाता है कि मैं खेती से संबंधित पढ़ाई करके और खेती के ऊपर व्यवसाय करने वाली, हमारे ऊपर राइडिंग करने वाली किसी कंपनी के अंदर में नौकरी करूँगा। बराबर। तो सोच बदलने की ज़रूरत है कि इस कृषि के अंदर जो मेरे पास में 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़ जो भूमि है, इस भूमि को मैं व्यवसाय के रूप में कैसे परिवर्तित कर दूं, ये पढ़ाई के दौरान उसके अंदर इस सोच को डेवलप करना पड़ेगा। और ये आज जितने भी एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं या कृषि से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, इन लोगों की भी ये जवाबदारी बनती है कि वो किसानी को किस तरीके से सम्मानजनक रूप से प्रस्तुत करें। खेती करने वाले को, आज ये हमारे समाज में मैंने कई जगह पे देखा हुआ है, अगर कोई किसान की हम भूमिका दिखाते हैं तो उसको फटे हाल दिखाया जाता है। सही बात है, फिल्मों में जबकि आप खासकर बहुत ज़्यादा। जबकि आप गाँव में जाकर के देखिए, उन किसानों की जो जीवन शैली है, उनके परिवारों का जो रहन सहन है, बिल्कुल सही उनके बात है। परिवारों की जो गरिमा है, उसको अगर हम जाकर के एक अंदर अगर जब देखेंगे, तो किसानों का जीवन, उनके परिवार का रहन सहन कहीं ऐसा नहीं है कि उनको कहीं नज़र को नीचा करना सही पड़े। बात। वो सम्मान के साथ जीता है अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में। तो लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया, दिखाया वैसा जाता है। उसको दिखाया वैसा गया है कि वो बिल्कुल अगर शहर के अंदर आएगा तो उसको देख के चकाचौंध में वो मतलब अपने आप को दोयम दर्जे का महसूस करे, जबकि ऐसा है नहीं। किसानी को आप देखिए थोड़ा गौर से, उसके साथ में अगर मान लीजिए आप थोड़ा कदम ताल करेंगे तो समझ में आएगा कि किसानों का जीवन कितना वैभवशाली और कितना समृद्धिपूर्ण है। बिल्कुल। एक चीज़ और बदली है सर, जैसे हम जब छोटे थे और हम अपने गाँव में होते थे, तो हमने देखा जब बारिश का मौसम आता था, तो गाँव का जो नज़ारा है वो पूरा बदल जाता था। पहला पानी गिरता था, मिट्टी की खुशबू आती थी, मेंढक बोलना चालू कर देते थे, पानी-वानी डूबने भर जाते थे अपने खेतों में। जी हाँ। किसान सुबह-सुबह जब बोनी होती थी तो बोनी के लिए निकलते थे। बोनी फूट गई, थोड़े-थोड़े ऊपर पत्ते आ गए, सब चीज़ें हो गई, फिर खरपतवार आई तो बखरने के लिए निकलते थे। डोरे चलते थे खेतों में, दराते लोग पजाते थे, खुरपियाँ निकलती थीं। अब मैं देख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है, वो तो लगभग बंद जैसी हो गई, बंद प्राय हो गई है। नए-नए छोटे-छोटे उपकरण ज़रूर बना लिए हैं। तो जो पुरानी खेती थी, जैसे बेल हुआ करते थे, जब कटती थी तो मज़दूरों की लाइनें बैठती थी, अब तो मशीन आ गई उसको काटने के लिए भी। तो आपको लगता है कि वो पुराना दृश्य जो है वो धीरे-धीरे गायब हो जाएगा तकनीक के आने से? और भले ही कोई नई मशीन आ जाए, कोई नया उपकरण आ जाए, लेकिन अब खेती पूरी नए तरीके से ही दिखेगी आने वाले 5-10 साल बाद? हाँ, ये परिवर्तन का समय है। यंत्रीकरण किसानी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और मैं समझता हूँ कि यंत्रीकरण के बिना किसानों की भी उन्नति या खेती की भी का जो विकास है, जो आज के समय के हिसाब से जैसा आवश्यक है, वो यंत्रों के बिना संभव नहीं है। ये बात सही है। हाँ, बैलों का अपना एक उपयोग किस तरीके से किसान कर सकता है, उसकी गौ सेवा को लेकर के, उससे अन्य उत्पादों को लेकर के जो खेती के अंदर मतलब उपयोग करे जा सकते हैं, उसके लिए एक अलग व्यवस्था किसान तैयार कर रहे हैं और सरकार भी उस तरीके से मतलब जो है कई सारे विकल्प किसानों को दे रही है। लेकिन हम सोचें कि आज भी बैल से हम डोरा चला लेंगे या किसानों को बखर के, आज एक भरी दोपहर जब बैसाख का समय चलता था, जेठ का समय चलता था, उस समय में किसान बखर चलाता था। तो आज वो समय तो नहीं है और उस समय में उस तरीके की मेहनत करना, आज जब यंत्र मौजूद है, जब 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मौजूद है, तो बैलों को क्यों परेशान किया जाए? सही बात है।
तो उनका उपयोग कुछ खेती के लिए दूसरे वैकल्पिक रूप में हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। खेती तो परिवर्तन की ओर जाएगी। अगले 5 सालों में एआई का प्रयोग खेती के अंदर, जैसे आप ड्रोन से, जिस तरीके से हम आज ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं, राइट। इसी प्रकार से खेती में ड्रोन का प्रयोग बहुत आवश्यक उपकरण के रूप में ये होगा और किसानों की मेहनत को बचाने वाला होगा। मिट्टी परीक्षण में एआई का प्रयोग, आपको खेती में फसलों को कितने मात्रा में पानी की आवश्यकता है उसके लिए एआई का उपयोग, ये चीज़ें बहुत परिवर्तन लाने वाली है। आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे कि तकनीकी का प्रयोग खेती के अंदर, भारत की खेती के अंदर बहुत बृहद पैमाने पे होने लगेगा और ये परिदृश्य बदलेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी निकल कर आती है कि जब हम बहुत सारी तकनीक की और तमाम सारे बदलावों की बात कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण पहलू आता है निकल कर, वो है एजुकेशन, कि कैसे किसानों को अवेयर किया जाए एजुकेशन के ज़रिए। और यहाँ मुझे ध्यान आता है कि आपका जो एप्लीकेशन है BHM एग्री मार्ट, उसके ज़रिए भी एक किसानों को एजुकेट करने के लिए किसान मित्र और इस तरह की पहल आप एक कर रहे हैं। वो किस तरह की पहल है और कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी किसानों के लिए जो दूर हैं लेकिन कृषि संबंधित जानकारियों को चाहते हैं? देखिए राहुल जी, आज का समय तकनीक का समय है। इसी तकनीक को एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि BHM एग्री मार्ट में किसानों को खेती से जुड़ी हुई सारी जानकारियों के साथ साथ उसको उस जो फसल का उत्पादन किसान करता है, जी। उस उत्पादन को किस प्रकार से वो अपने घर से बैठकर देश के या दुनिया के किसी भी व्यापारी को बिना ज़्यादा मेहनत करे हुए सिर्फ इस मोबाइल के ऊपर डाटा विश्लेषण करके वो किसी भी उत्पाद को अपने बेच सके। उसको कोई इनपुट की आवश्यकता है अपनी फसल के लिए, उसको किसी उत्पाद की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसको किसी एक दुकानदार या एक बाज़ार के ऊपर निर्भरता न रखनी पड़े और वो पूरे क्षेत्र के अंतर्गत ही जहाँ तक उसकी पहुँच जा सकती है, उसकी जो पेरीफेरी है, वहाँ तक से वो उस उत्पाद को मंगवा सके, ऑनलाइन रूप से चुन सके। उसके लिए हमने डिजिटल रूप से तो ये सुविधा दी ही है, साथ ही उसको फिजिकल रूप से गाइड करने के लिए हर एक कुछ किलोमीटर के दायरे में एक कृषि गुरु की एक व्यवस्था वहाँ पर करी है कि वो अगर किसान को कोई तकनीकी रूप से समझ में या कोई उत्पाद को के बारे में अगर उसको जानकारी लेना है, किसी व्यवस्था के बारे में उसको चीज़ें समझना है, तो उस कृषि गुरु की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो पहल है, अगर इसका मास लेवल पे अगर मान लो एडॉप्शन होगा तो ये किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। हालांकि तकनीक से जोड़ने में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम 2012 से अगर एक अखबार को प्रिंट करके और उसके माध्यम से अगर किसानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज हमें डिजिटली रूप से जुड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि किसान किस प्रकार से, मतलब जो मोबाइल से जो तकनीकी बदल रही है उसको अपने खेती में एडॉप्ट करने के लिए अपने आप को परिवर्तन करें। बिल्कुल। एक चीज़ और सर निकल कर यहाँ ये आती है कि जब भी हम कोई दूसरा व्यवसाय देखते हैं और कृषि की उससे कंपैरिजन करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो मैं देखूंगा कि इसमें मैंने रॉ मटेरियल कितने में ख़रीदा, बनवाई कितने की हुई, लागत कितनी लगी, इसके बाद मार्केटिंग की कॉस्ट जोड़ूंगा और फिर मैं अपना फ़ायदा निकाल कर उसकी एक MRP रखूंगा जिस पे मैं बाज़ार में उसे बेचूंगा। एग्रीकल्चर में हमेशा ये होता है कि किसान प्रोडक्ट तो बो देता है, उत्पादन भी ले लेता है, पर मूल्य के लिए उसको जो है बाहर निर्भर रहना पड़ता है या बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे सरकार हैं, चाहे व्यापारी हैं, बड़े दूसरे लोग हैं, मंडी है। तो कैसे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है उनके उत्पादन का? और ख़ासकर चूँकि आपका एप्लीकेशन BHM एग्री मार्ट ये जो है, इसके ज़रिए भी कहीं न कहीं आपने डिजिटल मंडी और ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएँ बनाने की कोशिश की है। तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? कैसे किसान को अपनी जो मेहनत है उसका सर्वश्रेष्ठ मूल्य प्राप्त हो सकता है? इसके लिए मैं समझता हूँ सबसे पहले किसानों को फसलों का अर्थशास्त्र सिखाना होगा कि किस प्रकार से माइक्रो लेवल पे, अगर वो 1 बीघा का, 1 एकड़ का या 1 बिस्वा का भी अगर मान लो कोई फसल का उत्पादन ले रहा है या कोई भी गतिविधि कर रहा है, राइट। तो उसको उसमें लागत और मुनाफे का गणित समझाना पड़ेगा। ये जब समझेगा तो उसको पता रहेगा भाई आज जैसे बाजार भी शोषण आधारित व्यवस्था के ऊपर चलता है। बिल्कुल। जो बड़ा समुदाय है उसको किस प्रकार से जागरूक होने से रोका जाए ताकि वो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़े ना। तो किसानों के साथ भी मैं समझता हूँ इसी तरह के षड्यंत्र का शिकार हमारा किसान हो रहा है, जिसमें जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि अगर मैं कोई एक पेन भी बनाता हूँ तो मुझे उसका प्राइस डिसाइड करने का अधिकार बिल्कुल है और उसको सरकार भी आपको रूल बना करके देती है। लेकिन ये व्यवस्था किसानों के साथ क्यों नहीं है? किसानों ने 1 क्विंटल मैंने सोयाबीन पैदा किया,
बाज़ार में उसका मूल्य निर्धारण करने के लिए क्या मैकेनिज़्म हम लोग अभी तक बना पाए हैं? बिल्कुल, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि मेरी अगर सोयाबीन की मेरी लागत अगर 7,000 रुपये है, तो मैं इसको 7,500 रुपये में बेचने के लिए बिल्कुल, अपना टैग लगा करके उसको बेच सकूँ। ऐसी कोई व्यवस्था हमने नहीं, आज तक के बाज़ार में हम देख रहे हैं, नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये होना चाहिए कि किसान अपनी लागत का कैलकुलेशन करने के बाद किसी चीज़ का, अपनी फसल का मूल्य का निर्धारण करे। हालांकि बीएचएम एग्रीमार्ट में तो हमने ये व्यवस्था दी है, लेकिन एक एक एप्लीकेशन से या एक कुछ कुछ किसानों से या कुछ हज़ार किसानों से ये परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए पूरे किसान समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कि जब वो अपनी लागत का और अपने खर्चों का और अपने व्यवसाय के रूप में उस खेती के ऊपर जब दृष्टि डालेगा, तो उसको समझ में आएगा कि मुझे ये फसल बेचना है या नहीं बेचना है। नहीं बेचना है तो उसमें भी अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा उसको रूल लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मान लो उसको आज नहीं बेचना है, तो उसके पास में क्षमता होनी चाहिए कि उस माल को वो स्टोर कर सके। बिल्कुल, आज वो व्यवस्थाएं, हालांकि सरकार भी प्रयास कर रही है। बाज़ार में कई तरह के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन्स, ये सब चीज़ें मतलब हमारे यहाँ देश में भी डेवलप हो रही है, राइट, लेकिन उनका उतना प्रचार प्रसार या किसान उनको उपयोग करने के लिए तैयार अभी उतना नहीं दिखता है, या कोई उपयोग करना भी चाहता है तो उसकी कुछ क्षमता है, कुछ सीमा है कि वो नहीं कर पा रहा है। इन्हीं सब कारणों से है कि किसान की होल्डिंग कैपेसिटी कम होने से वो उत्पाद को मजबूरी में 7,000 रुपये की जिस चीज़ की लागत है उसको 3,500 रुपये में, 4,000 रुपये में बेचने को मजबूर किया जा रहा है उसे। और मजबूर हो नहीं रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अगर आप इस फसल को फला जगह पे सोसाइटी में या मंडियों में तुलवा दोगे तो आपसे माल खरीदा जाएगा, अन्यथा फिर बाज़ार के चक्कर में आपको पिसना है। बिल्कुल, तो इस व्यवस्थाओं का परिवर्तन आमूलचूल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि जो सरकारी उदासीनता है, वो भी कहीं न कहीं किसानों को थोड़ा पीछे धकेलने का काम करे? सरकारी योजनाओं के तहत चलिए किसान को 6,000 रुपए साल के मिल गए, या समर्थन मूल्य के नाम पर हर साल 100-200 रुपए अपन ने बढ़ा भी दिए उसके। मगर सिर्फ़ योजनाओं तक सीमित है ये सारी बातें। जब चुनाव का समय होगा, जब किसानों की याद आएगी सरकार को, तब तमाम तरह के वादे किए जाएँगे। लेकिन अंततः किसान क्यों फिर भी मजबूर हो रहा है आंदोलन करने के लिए, अपने समर्थन मूल्य के लिए बार-बार सड़क पर उतरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए? सरकार के पक्ष से कोई कमज़ोरी नज़र आती है इतने सालों बाद भी? ये फिर एक विवादित विषय है, लेकिन सत्यता ये है कि सरकार इसमें दोहरे दर्जे के मापदंड अपनाती है किसानों के साथ में, कि सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है, उसको बड़े समुदाय का पेट भरना है, बिल्कुल, तो उसको किसी एक सब अन्नदाता को दबाना पड़ेगा, तभी जा कर के वो सारी व्यवस्थाएं, वो उनकी अपनी एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत हर राजनेता को, हर सरकार को ये सब चीज़ें करनी पड़ती होंगी। ये मुझे उसके बारे में ज़्यादा डीपली उसके बारे में स्टडी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप है जो शासन की मंशा को सुधारने की या उसको बदल करके देखने की आवश्यकता है किसानों के नज़रिए से। बिल्कुल। इसी बात को लेकर के किसानों के जो छोटे छोटे जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, हुँ, हालांकि वो संगठित ना होने के कारण, किसान समाज के संगठित ना होने के कारण वो विरोध प्रदर्शन उतने बड़े नहीं हो पाते, दब के रह जाते दब हैं। के रह जाते हैं। बाकी आवाज़ तो उठाते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से किसान समाज लाइव की तरफ हम आते हैं। चूँकि अब हम किसानों के बीच जाने वाले हैं, किसानों की खेती को, उनकी परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को और नज़दीक से समझने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब ये जो नई यात्रा शुरू हो रही है, एक नई भूमिका में आप आ रहे हैं, इस भूमिका में खुद को किस तरह से देखते हैं? और इसमें अब आगे क्या रोल जो है आप अदा करने वाले हैं? किसान समाज लाइव में मेरे जीवन का, मेरी इस मुहिम का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहने वाला है, मैं किस तरीके से किसानों को नई तकनीक, नई जानकारी और ऐसी व्यवस्थाओं से जोड़ सकूं, या ऐसे विशेषज्ञों के माध्यम से, या ऐसे बाज़ार के एक्सपर्ट के माध्यम से, या ऐसे उन्नतिशील किसानों के माध्यम से उनके अनुभव को किसानों के साथ में साझा करवा सकूं, कि जिसको देख करके, जिसको सुन करके किसान मतलब अपने आप में अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लेके आ सके। और साथ ही तकनीक का कई चीज़ें, ये मानव समाज की या एक इंसान की एक वो रहती है कि वो देख करके सीखता है। भाई जैसे कोई किसान ने अगर प्रयोग किया है, या किसी व्यापारी ने कोई प्रयोग किया है और कोई एक अच्छा अनुसंधान करके कोई व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को देख करके आप में हम सब सीख सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरा विचार ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि एक उन्नतिशील किसान को, एक अच्छे किसान को खेती करने के तरीके जब वो हम लोगों के साथ में शेयर करेगा, तो इन सब चीज़ों को अगर डिजिटल माध्यम से ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचेगी, तो उनमें से अगर कुछ किसानों ने भी अगर उस व्यवस्था को समझ करके और अपने आप में और अपने आजीविका में परिवर्तन अगर ले आए, तो मैं समझता हूँ किसान समाज लाइव की ये बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसी परिदृश्य से
हम लोग चाहते हैं कि ये ज्ञान, ये तकनीक, ये मार्गदर्शन किसान को समय पर, मतलब ज़रूरत के समय पे वो पीछे रह जाए, उसके पहले उसको ये चीज़ें मिल जाए। ये मेरा एक सोच है इसमें। बिल्कुल। एक सवाल चलते-चलते और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आने वाला जो समय है, वो बुआई का समय है। नई फसल जो सोयाबीन की है मध्य प्रदेश में बोई जानी है, मानसून कुछ दिनों के बाद दस्तक देगा। तो किसान भाई किस तरह से तैयारी करके रखें, किस तरह से अपना मानस बनाएँ और क्या-क्या सावधानियाँ भी रखें? मैं चाहूँगा एक बार हमारे किसान भाइयों के लिए आप उन्हें थोड़ी-सी संक्षिप्त में जानकारी दें। अभी जो मानसून आने वाला है, इसमें जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि अभी एल नीनो प्रभाव के बारे में चर्चा राइट। हो रही है। कई सारे वैज्ञानिक उसकी हिदायत भी दे चुके हैं। तो ऐसे समय में वर्षा और खंड वर्षा का बहुत जगह पे हमें मतलब जो है ये सब प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में हो सकता है हमको लगेगा कि कल जो बारिश हुई थी, ये बारिश पर्याप्त हो गई है और हमें मतलब जो है बुआई कर देना चाहिए। और हो सकता है हमने जल्दबाजी में बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए हुए, बिना कृषि विशेषज्ञों की सलाह लिए या मौसम वैज्ञानिकों की सलाह लिए उस पक्ष को ध्यान में न रखते हुए और हमने अगर मान लो बुआई कर दी, तो आज के समय में महंगाई की मार तो वैसे भी किसानों को परेशान करे ही जा रही है। बिल्कुल। तो बीज भी बहुत महंगे भाव में मिलने वाला है। तो जल्दबाजी ना करें, पूरी तरह से बरसात का रुख देखने के बाद, बीज उपचार करने के बाद ही सोयाबीन की बोनी करें। अच्छी बारिश होने के बाद पूरी तरह से जब तक संतुष्ट ना हो जाएं या मौसम वैज्ञानिकों की या कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ना ले लें, तब तक बुआई ना करें। क्योंकि बीज का एक बार अगर बीज से हम वो हटे, तो फिर दोबारा बीज की उपलब्धता, अच्छे बीज की उपलब्धता होने में बहुत बड़ा चैलेंज है। और बिना बीज उपचार करे हुए किसी भी फसल को बोना, ये अपने आप में बहुत ही अपना नुकसान करने वाली पद्धति है। इससे बिल्कुल बचें और बीज उपचार करने के बाद ही सोयाबीन को बोएं और बारिश का पूरा ध्यान रखें। एल नीनो का पूरा इस कैलेंडर को ध्यान में रख के ही अपना काम करें। बिल्कुल। और वैसे भी अब हम किसानों के बीच जब जाएँगे तो तमाम सारी चर्चाएँ होती ही रहेंगी। तो ये थे हरीश राजपूत जी, प्रधान संपादक किसान समाज समाचार पत्र और डायरेक्टर विलशार पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है किसान समाज लाइव के ज़रिए। और निश्चित रूप से जब किसान भाइयों के बीच में हम पहुंचेंगे, जब किसान भाइयों की समस्याओं को, उनके नवाचारों को, उनके आइडियाज़ को लेकर पूरी दुनिया तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत एक सकारात्मक सा बदलाव जो है वो किसान समाज के बीच में हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि जो पहल वे शुरू कर रहे हैं, जो लक्ष्य वे लेकर चल रहे हैं और जो नवाचारी सोच उनकी है, इसमें उन्हें कामयाबी भी मिलेगी और कई सारे किसान भाइयों की ज़िंदगी बदलने में ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। सर, आज आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए उपलब्ध हुए, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। मुझे लगता है सारे किसान भाई जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके जीवन में ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित होगी। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि आप केवल खेती करने वाले मजदूर नहीं हैं। किसानों को इस देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत समझा गया है, बोला गया है। लेकिन आज समय ऐसा है कि यदि हमने परिवर्तन किया, तो किसान ही देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है और किसानों को अपने आत्मगौरव के साथ अपनी जीवनचर्या को चलाना है। किसी भी तरह से किसान अपने आप को अपने किसी से भी कमतर ना आके, यही मेरा सोच है। धन्यवाद राहुल जी। और आप अगर ये पॉडकास्ट किसी भी माध्यम से देख रहे हैं तो किसान समाज लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जो है आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसी तरह की और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।